Yes, 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 yes. We are back. We'll start the discussion now. Yes, कुछ गधे अभी भी आ रहे हैं. भाई मुझे 2 मिनट लेट हुआ तो चलेगा, आपको लेट क्यों हो रहा है? टीचर लेट, स्टूडेंट लेट, टीचर लेट, लेट लेट लेट, सब लेट होता है. बाय द वे, जैसे मैंने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे इस ऑनलाइन वर्चुअल सेशन में कुछ फेस टू फेस में मैं स्टूडेंट्स ज़रूर बिठाऊँ सामने, ताकि ये जो टाइम लैग होता है कि समझा या नहीं समझा, या कोई क्वेरी में पूछूं, कोई सवाल में पूछूं, तो उसका आंसर जो आपको आने के लिए वक्त लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाए. इसलिए हम कोशिश करेंगे अगले कुछ 2-3 दिनों में, मेरी कोशिश है कि मैं फेस टू फेस में कुछ 4-5 स्टूडेंट्स बिठा पाऊँ. ये मेरी प्रयास है ताकि हम बैच को सही समय पर समाप्त कर सके, वरना ऑनलाइन वर्चुअल में डबल सब लगना है दोस्तों. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दोस्तों. यस, उत्कर्ष, भावना, जय माता दी, आहेल, सचिन, कृतिका, जिनी, सलोनी, प्रकाश, निखिल, जय माता दी भाई लोग. क्या नाश्ता कर लिया सबने? एकदम बढ़िया. Okay. Okay. I can see your comments also now. Fine. साक्षी, जय माता दी साक्षी. दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आरसीडी का, शेड्यूल्ड डेमोक्रेसी, इसमें मैंने आपको सिनॉप्सिस लिख कर दिया था. आई होप सबके पास सिनॉप्सिस लिखा हुआ है. जो सिनॉप्सिस है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, वो कितने पॉइंट्स में था? 7 पॉइंट्स में. अगर सबने सिनॉप्सिस लिखा है तो एक थम्स अप कर दो जरा फटाक से. सबने सिनॉप्सिस लिखा है तो एक थम्स अप कर दो. हमने सिनॉप्सिस जो लिखा था 7 पॉइंट्स सिनॉप्सिस, मैं प्रिज्यूम करता हूं सबने वो सिनॉप्सिस लिखा है. जिन्होंने नहीं लिखा है सिनॉप्सिस, आई विल से लीव 1 पेज और उसके आगे से आज का डिस्कशन स्टार्ट करना. शेड्यूल्ड डेमोक्रेसी चैप्टर में मैंने सिनॉप्सिस आपको लिख कर दिया था, जिसमें हम पूरे चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, चैप्टर में क्या क्या आएगा. मैंने ऑलरेडी आपको कहा था आरसीडी में जो हमारे 9 चैप्टर्स है, अगर 100 मार्क का पेपर है तो अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ के चलो 11 से 12 मार्क के लिए एक चैप्टर पे सवाल आएंगे. बट जिनमें से पहले 3 चैप्टर्स वो हमारे पुराने मॉड्यूल का एक ही चैप्टर था. और वैसे भी वो जो फर्स्ट चैप्टर था वो बहुत अहम है, जो अभी 3 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है नए मॉड्यूल में. ये जो डिस्कशन है ये डेफिनेटली जून 21, दिसंबर 21, जून 22, मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूट जून 22 तक अब कोई चेंज नहीं करेगी, उसके हिसाब से ये पूरा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं. तो जो आपके मॉड्यूल के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है, जो हमारा पुराना एक चैप्टर था, वो लगभग 35 to 36 मार्क्स के लिए आने वाले. और इसलिए मैं अगेन कह रहा हूं, मैंने जो 9 चैप्टर्स है उसको बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है. मैंने ये समझा है कि जो चैप्टर ज्यादा रिलेवेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं. ऐसे तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इन चैप्टर्स में मुझे मॉड्यूल की एक भी लाइन नहीं छोड़नी है. तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको बता रहा हूं. अगेन, नोट्स आपको डेफिनेटली प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आपके घर में 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आएंगे. जैसे मैंने गवर्नेंस में आपको बताया आज, वैसे ही मैं बता रहा हूं. बट हमारा बेस मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं होगा. और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट जो यहां पर अभी लेक्चर देख रहा है, उसके सामने मॉड्यूल होना बहुत जरूरी है. अगर बाय चांस आपके पास अभी मॉड्यूल नहीं है तो स्क्रीन पर मैं मॉड्यूल का आपको डेफिनेटली प्रिंटेड फॉर्म में मॉड्यूल दिखाऊंगा, उसके ऊपर से हम डिस्कशन करेंगे. बट मुझे याद है लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको सिनॉप्सिस लिख कर दिया था, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट शेड्यूल्ड डेमोक्रेसी आपको समझाया था, जिसमें मैंने आपको कहा था शेड्यूल्ड डेमोक्रेसी, जब मैं कहता हूं डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, डेमोक्रेसी मींस इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो जब हम शेड्यूल्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं
तो कंपनी जो होती है, कंपनी इज ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी जो भी बिजनेस करती है, इट इज बिजनेस डन फॉर द शेयर होल्डर्स। और कंपनी का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होता है, हम कहते हैं इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कंपनी जो बिजनेस करती है वो शेयर होल्डर्स के पैसों से करती है। कंपनी जो बिजनेस करती है वो बिजनेस हम रन कौन करता है, कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स करते हैं, बाय द पीपल। और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो फॉर द शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी टॉक्स अबाउट ऑफ द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द शेयर होल्डर्स। तो इसको थोड़ा डिटेल में जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैंने आपको कहा था जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अंदर जो डिसीजंस लेते हैं, खास करके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स लेते हैं। कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, बट साथ ही साथ कंपनी के कुछ डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी लेते हैं। तो कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, दोनों मिलकर कंपनी को रन करते हैं। जब हम कहते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स दोनों मिलकर रन करते हैं, तो शेयर होल्डर्स में कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं। ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, इनका कंपनी के प्रति एक ड्यूटी होता है, क्योंकि पैसा कंपनी के शेयर होल्डर्स का लगा है, तो डायरेक्टर्स का फिडुशियरी ड्यूटी होता है। मैंने आपको कहा था फिडुशियरी ड्यूटी होता है, एंड एट द सेम टाइम दे हैव अ ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट केयर। डायरेक्टर्स का ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट केयर। तो ये जो डायरेक्टर्स की ड्यूटी है वो बराबर से निभा रहे कि नहीं, इसके लिए शेयर होल्डर्स अक्सर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के हाथ में रखा गया है। जब भी शेयर होल्डर्स को लगे कि डायरेक्टर्स अपने ड्यूटीज नहीं निभा रहे, तो जब डायरेक्टर रिटायर होगा किसी भी जनरल मीटिंग में, तो डायरेक्टर्स को फिर से रीअपॉइंट नहीं करते। डायरेक्टर्स का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम शेयर होल्डर्स करते हैं, तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के हाथ में वो पावर रखा गया है। तो हम कहते हैं शेयर होल्डर्स हैव पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। बट ये जो शेयर होल्डर्स है जिनके पास पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स है, ये जो शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स है, वो एक्टिव ओनर्स है क्या, नहीं। शेयर होल्डर्स आप पैसिव इन्वेस्टर्स, बिकॉज पैसा भले उनका लगा है, बट उनके पैसों को कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करने के बाद डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस में शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, वो डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी के अंदर डिसीजंस लेते हैं। और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं। मतलब कहीं नहीं कंपनी के अंदर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनका जो रोल होता है वो काफी निग्लिजिबल होता है, एंड दे हार्डली गेट एनी चांस टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी ये कहने के लिए जितना आसान है, बट ये शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के अपने प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम है? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो भी कंपनी की मीटिंग्स होती है वो मीटिंग्स सारे शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं करते, कुछ गिने चुने शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करते हैं, और खास करके वो शेयर होल्डर्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कनेक्टेड है और जिनका उस पर्टिकुलर मैटर जो मीटिंग में डिस्कस होना है उसके अंदर इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गिने चुने शेयर होल्डर्स मीटिंग में प्रेजेंट है वही कंपनी के डिसीजन लेने वाले हैं। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है जिनको कंपनी के उस मीटिंग में आने की इच्छा है, बट ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम देयर एड्रेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई शेयर होल्डर मिजोरम में है और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस बैंगलोर में है, तो प्रैक्टिकली अगर उसके पास 1 या 2 शेयर है तो मिजोरम से बैंगलोर रजिस्टर ऑफिस आकर मीटिंग अटेंड करना इट इज इम्पॉसिबल। तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में पहला प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम यह है कि सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं करते। सेकंड प्रॉब्लम है कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस होता है, जो मीटिंग का एड्रेस होता है, वो कई बार शेयर होल्डर्स को इम्पॉसिबल टू रीच होता है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में वो है कि शेयर होल्डर्स काफी अनएजुकेटेड है। शेयर होल्डर्स काफी, हम कह सकते हैं शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास अपने राइट्स का नॉलेज ही नहीं है। शेयर होल्डर्स के पास अनएजुकेशन होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से उनके इस प्रॉब्लम्स का और उनके इस लैक्यूना का बेनिफिट कौन उठाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उठाते हैं और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उठाते हैं। तो अक्सर शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में हम भले कहते हैं सारे शेयर होल्डर्स के पास राइट्स है, बट ये राइट्स अक्सर कौन एक्सप्लॉइट करता है? मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो प्रॉब्लम हमें सामने नजर आ रहा है कि सारे शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं करते, उन्हें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो इसको दूर करने के लिए कंपनीज एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस आए हुए हैं, जिसमें मैंने याद है वी कैन डिस्कस कि आपने एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा होगा कि कंपनी के अंदर पोस्टल बैलेट होता है। पोस्टल बैलेट क्यों होता है? पोस्टल बैलेट बिकॉज हर शेयर होल्डर कंपनी के एजीएम को अटेंड नहीं कर सकता।
तो जो कंपनी में इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस होते हैं वो जब पोस्टल बैलेट से होंगे तो डेफिनेटली मैक्सिमम शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे। द रीजन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग पोस्टल बैलेट इज गवर्नमेंट चाहता था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी क्या मिले, इंपॉर्टेंट मैटर्स में डिसीजन मेकिंग का रोल मिले। देन तो हम ये पोस्टल बैलेट जब कहते हैं, ये जितना कहना आसान है, प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना, भले ही नाउअडेज पोस्टल बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होता है, बट ये बहुत खर्चीला होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इस शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी को अगर हमें इफेक्टिव बनाना है, वाकई में शेयर होल्डर्स के हाथों में ताकत देनी है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? हमने शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज देखे, उनके प्रॉब्लम्स देखे। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है जो मैंने डिस्कस किया था कि भैया ये जो शेयर होल्डर्स है, इन शेयर होल्डर्स को, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उन्हें एक साथ आकर एसोसिएशन बनाना है, शेयर होल्डर्स एसोसिएशन, और उसको रजिस्टर करना है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। जब वो एसोसिएशन बनाएंगे और रजिस्टर करेंगे अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो एसोसिएशन के पास मैक्सिमम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स आने से उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे एंड दे कैन बार्गेन विद द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो उनका वोटिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाएगा, बिकॉज हम कहते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। याद है हमारा लास्ट डिस्कशन था, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी एक साथ आएंगे। ये एक सोल्यूशन है, बट सिर्फ इससे बात जन्मी गया नहीं। जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एक साथ आकर शेयर होल्डर्स एसोसिएशन बनाएंगे, एट द सेम टाइम कंपनी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब मेमोरेंडम में, आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना होगा, और अमेंडमेंट करके ये बात कंपनी को करनी होगी कि भैया जो भी ये शेयर होल्डर्स एसोसिएशन है, इनको कंपनी के अंदर वोटिंग पावर मिले, ना कि शेयर होल्डर को मिले। जब कंपनी के उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके शेयर होल्डर्स एसोसिएशन को वोटिंग पावर देने की बात इंट्रोड्यूस की जाएगी, तब कंपनी के मीटिंग्स में ये शेयर होल्डर एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो प्रेजेंट होंगे, और वो एंश्योर करेंगे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो फेयरली डिसीजंस ले रहे कि नहीं। मतलब शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के उस प्रॉब्लम को दूर करना है, तो सोल्यूशन यही है कि जो एसोसिएशन है वो इन शेयर होल्डर्स का क्या करे, रिप्रेजेंटेटिव कहते हुए कंपनी के बोर्ड के ऊपर नजर रखे, और उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर वोटिंग के तहत क्या करे, उसको इंपैक्ट करे, अफेक्ट करे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम सॉल्यूशन बताया था। तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का वो जो पॉइंट था, उस पॉइंट में राइट्स, ड्यूटीज, ऐसे मीनिंग, राइट्स एंड ड्यूटीज, ऐसे 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। मीनिंग, राइट्स एंड ड्यूटीज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में आता है, फिर प्रॉब्लम आता है, फिर सॉल्यूशन आता है। मैं जो बता रहा हूं सब लोग ध्यान से सुनना। हम लोग ये जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है उसको चार्ट पैटर्न में, नोट्स पैटर्न में, हमारे क्लासरूम नोट्स में लिखने वाले। अब जहां तक शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का सवाल है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, लास्ट लेक्चर में हमने लिखना भी स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का, जिसमें मैंने आपको 3 एरोज बनाकर दिए थे। मैं चाहता हूं विल स्टार्ट अफ्रेश। आप अपने नोटबुक में हेडिंग दो, पॉइंट नंबर 1 शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। और अगेन मैं कह रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको लिख कर दे रहा हूं वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब आप घर में पढ़ रहे हो, और इसी प्रोसेस के तहत आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। दोबारा मत पूछना सर ऐसे लिखा तो चलेगा क्या, दौड़ेगा, ऐसा लिखा तो। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के अंदर हम नीचे पहले 3 एरोज ड्रॉ करेंगे। अगर कल को क्वेश्चन एग्जाम में आ गया व्हाट इज शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी और शॉर्ट नोट ऑन शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, तो 3 एरोज ड्रॉ करके फर्स्ट एरो में हम लिखेंगे मीनिंग, कॉमा, राइट्स एंड ड्यूटीज। सेकेंड एरो में लिखेंगे प्रॉब्लम्स, और थर्ड एरो में लिखेंगे सॉल्यूशन। थर्ड एरो में लिखेंगे सॉल्यूशन। अब शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी के फर्स्ट एरो में मीनिंग, राइट्स एंड ड्यूटीज में, मीनिंग में हम फर्स्ट पॉइंट नीचे लिखेंगे। मीनिंग के अंदर इट इज, मैं लिखूंगा SH मतलब शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, D मतलब D, SHD मीन्स द रूल ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब क्या, रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, जिसको हम कहते हैं डैश करके आप लिखो, बाय द शेयर होल्डर्स, कॉमा, फॉर द शेयर होल्डर्स,
और उसके बाद कॉमा करके हम कहेंगे क्या, ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑलरेडी रूल ऑफ शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मतलब क्या, रूल ऑफ द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स एंड फॉर द शेयर होल्डर्स, ये मीनिंग हुआ। देन पॉइंट नंबर 2 आप लिखो, पावर्स ऑफ कंपनी आर exercised by the board of directors and its shareholders. Powers of board company are exercised by the board of directors and its shareholders. Point number 3 उसी में, दो shareholders are owners, comma, they are passive investors and directors are active participants in the day-to-day operations। मतलब कंपनी के पावर्स भले ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा, पॉइंट नंबर 3 में लिखा शेयर होल्डर्स भले ही ओनर्स है बट वो पैसिव इन्वेस्टर्स है, डायरेक्टर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स के तरह डे टू डे ऑपरेशंस में पार्ट हिस्सा लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 उसी में लिखना, डायरेक्टर्स देयरफॉर हैव डैश करके fiduciary duty towards the company and duty of utmost care and skill in managing the affairs, Point number 5, shareholders have power to appoint directors comma and also direct comma control comma conduct and manage the business and affairs of company। भले ही डे टू डे ऑपरेशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंडक्ट करते हैं बट उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्शंस देना, उनको कंट्रोल रखना, मीटिंग्स में रेजोल्यूशन पास करना, ये शेयरहोल्डर्स का पावर है। सो शेयरहोल्डर्स के दो पावर्स मैंने बताया, पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स नंबर 1 एंड नंबर 2 पावर टू डायरेक्ट कंट्रोल कंडक्ट एंड मैनेज द बिजनेस एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये दो पावर्स हमने शेयरहोल्डर्स के बताए। डायरेक्टर्स के दो ड्यूटीज बताए, ड्यूटी नंबर 1 फिड्यूशियरी ड्यूटी है, ड्यूटी नंबर 2 ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट केयर एंड स्किल है। देन शेयरहोल्डर्स के जो पावर्स मतलब शेयरहोल्डर्स के राइट्स है, वो शेयरहोल्डर्स का
ओनर्स कहते हुए हम भले ही जिक्र करते हैं, वो पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, वेस्ट डायरेक्टर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो ये शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का मीनिंग हो गया, जिसमें हमने शेयरहोल्डर्स के पावर्स राइट्स, डायरेक्टर्स के पावर्स एंड राइट्स, इन दोनों के बारे में देखा, ड्यूटीज के बारे में देखा। अगर ये शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी है, ये कितना अच्छा लगता है ना, कि डायरेक्टर्स शेयरहोल्डर्स की सुन रहे हैं, शेयरहोल्डर्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर शेयरहोल्डर्स का जो डिसीजन होता है वही डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। ये कहना जितना आसान है, प्रैक्टिकली ये इतना ही मुश्किल है, बिकॉज शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में वाकई में शेयरहोल्डर्स का कंपनी के अंदर चलता है क्या, तो हम कहते हैं नहीं। दे सेल्डमली, बहुत रेयरली शेयरहोल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जब मैं शेयरहोल्डर्स की बात करता हूं तो वी रेफर टू ऑल द शेयरहोल्डर्स, वी आर नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ शेयरहोल्डर्स। ध्यान रखना, ये ऐसा क्यों है? शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में हम कहते हैं ना, ये जो प्रिंसिपल है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का, वो 80-20 प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है। व्हाट इज 80-20 प्रिंसिपल? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। एक कंसेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर, जिसको वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया है, पैरेटो कंसेप्ट, पैरेटो प्रिंसिपल, जो कहता है कि 80% ऑफ द वेल्थ इन दिस वर्ल्ड इज विथ 20% पीपल, whereas 20% of the wealth is owned by the remaining 80% people। मतलब इस धरती पर 80% की जो वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है, और बची हुई जो 20% वेल्थ है वो 80% लोगों के पास है। सेम वे, भले ही शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में कहते हैं शेयरहोल्डर्स डिसीजन मेकिंग लेते हैं, बट डिसीजन मेकिंग में जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स है, जो हम कहते हैं 80% वाले कैटेगरी है, वही डिसीजन लेते हैं। जो 20% कैटेगरी में शेयरहोल्डर्स आते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इसलिए अक्सर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है एंड दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो ये जो शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी है, इस शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स क्या है? इस शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स में सेकंड एरो में आप आओ, और सेकंड एरो के अंदर प्रॉब्लम्स में आप लिखो SH शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी डी, SHD इज डिपेंडेंट अपॉन डैश करके सब क्लॉज ए, वोटिंग पावर। पहले क्या आएगा? वोटिंग पावर of shareholders, voting powers of shareholders who attend the general meeting, voting power of the shareholders who attend the general meetings themselves or through proxy। एक तो खुद अटेंड करेंगे या प्रॉक्सीज के थ्रू अटेंड करेंगे। नंबर 1 शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी उस पर डिपेंडेंट है। नंबर बी, proximity of registered office to the shareholders, and number C, time availability of the shareholders। Number D, education and experience of shareholders, education and experience of shareholders, education and experience of shareholders। Then अगर ये प्रॉब्लम्स है तो भैया ये प्रॉब्लम्स क्यों है? अब स्टूडेंट बोलेंगे सर ये प्रॉब्लम्स कैसे हुए? तो भैया पहला जो हम कहते हैं वोटिंग पावर, ये वोटिंग पावर पर डिपेंडेंट है। जो मीटिंग अटेंड करते हैं उन शेयरहोल्डर्स पर डिपेंडेंट है। तो भैया हर शेयरहोल्डर मीटिंग अटेंड करेगा या प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा ये जरूरी नहीं है। तो ये शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी शेयरहोल्डर्स के उस वोटिंग पावर पर डिपेंडेंट है। एट द सेम टाइम शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस शेयरहोल्डर्स को कितना प्रॉक्सिमली एक्सेसिबल है, इजीली, उस पर डिपेंडेंट है। शेयरहोल्डर्स को उस समय टाइम होना बहुत जरूरी है, टाइम अवेलेबिलिटी पर डिपेंडेंट है।
बिकॉज शेयरहोल्डर्स पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं और शेयरहोल्डर्स के एजुकेशन एक्सपीरियंस पर शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी डिपेंडेंट है। तो उस डी पॉइंट के जो एबीसी प्रॉब्लम लिखे है ना, उसके डी के नीचे सिंगल एरो करके लिखो, वहां पर if there is a deficiency in the above points, comma, it is exploited by the majority shareholders and board of directors of company। अगर सारे शेयरहोल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इससे जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स है और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स मतलब जनरली कौन होता है? प्रमोटर्स। और जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इसको एक्सप्लॉइट करते हैं और इसका मिसयूज करते हैं। और ध्यान रखना, जो कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट स्कैम्स होते, सत्यम का जो घोटाला हुआ था वो कहीं ना कहीं इस लैक ऑफ शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी और इस प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। सत्यम के उस घोटाले में मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स थे वही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। अगर सत्यम के इन्वेस्टर्स वाकई में एक्टिव रहते तो सत्यम का जो स्कैम 2009 में बाहर आया वो बहुत पहले बाहर आ जाता और ये स्कैम होने नहीं देते। कहीं ना कहीं शेयरहोल्डर्स का, हम कह सकते हैं, नेग्लिजेंस की वजह से सत्यम का स्कैम 5,000 करोड़ से ज्यादा हुआ। तो हम कहते हैं अगर ये प्रॉब्लम है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का, तो अब इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन की कैटेगरी में आओ और सोल्यूशन में नीचे एरो करके पॉइंट नंबर 1 आप सब लोग लिखो। सोल्यूशन नंबर 1, शेयरहोल्डर्स हैव टू यूनाइट, शेयरहोल्डर्स हैव टू यूनाइट एंड ऑर्गेनाइज themselves on national, state एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। भैया नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर शेयरहोल्डर्स को यूनाइट होना है, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव टू फॉर्म एसोसिएशंस रजिस्टर्ड अंडर Societies Registration Act, Societies Registration Act, number 2. Number 3, companies to amend their constitution, companies to amend their constitution, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल्स, टू अलाउ such associations to attend general meetings so that the BOD acts fairly and without any prejudice, तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम करने के तरीके पर अगर कंट्रोल रखना है, उन्हें अगर फेयरली क्या डिसीजन लेने के लिए अगर मजबूर करना है, तो उसके लिए ये शेयरहोल्डर्स के एसोसिएशंस को मीटिंग अटेंड करके वोट करने का पावर देना जरूरी है। बिकॉज डेफिनेटली टू क्या दिया, सच टू अटेंड एंड वोट लिखना, अटेंड सच एसोसिएशंस टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग्स, वोटिंग भी इनको देना पड़ेगा। तभी तो गलत डिसीजंस के खिलाफ ये वोट करेंगे तो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, तो अपने आप शेयरहोल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा।
तो जब हम शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो यहां पर हम उन शेयरहोल्डर्स की बात करते हैं जो कंपनी के मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। तो इसलिए ये आंसर का कंक्लूजन ये आएगा, हमने 3 एरोज लिखे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे 10 शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी concept focuses on fair, equitable and transparent decision making process which will give sustainable business development, याद करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट टू दी कंपनी। भैया जब शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी इफेक्टिवली क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा, तो कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो फेयर, इक्विटेबल एंड ट्रांसपेरेंट होगा, जिससे कंपनी को सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट मिलेगा। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी क्या कंपनीज में वाकई में बना रहे। जब मैं ये यहां पर कंपनीज की बात करता हूं, वी आर रेफरिंग ओनली टू नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, ध्यान रखना, वी आर नॉट रेफरिंग टू गवर्नमेंट कंपनीज। शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में हम सिर्फ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, इट्स बाय डिफॉल्ट। क्या मैं कहूं फर्स्ट पॉइंट जो शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर है, अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है तो आप लोग लिख पाओगे? मैं 30 सेकंड दे रहा हूं सबको, लिख पाओगे? यस और नो कमेंट करो क्विकली, वेटिंग फॉर योर कमेंट। यस यस बोला, यस। साक्षी, प्रियदर्शनी, ममता, वेरी गुड। शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर किसी को कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर? एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? 100% लिखा है, 100%, क्या बात है भाई। तो मैं आपके सामने इसलिए आपका मॉड्यूल रख रहा हूं दोस्तों, टू हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। और लेट मी टेल यू, आपने अभी जो आंसर लिखा है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का, आपको एक झलक दिखला जा, जैसे होता है ना झलक दिखला जा, वैसे झलक दिखा रहा हूं। आपका ये जो मॉड्यूल है, हे भगवान, आपका ये जो मॉड्यूल है आरसीडी का, उस आरसीडी के मॉड्यूल को मैं सामने रख रहा हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का, उसको लेकर आपके मॉड्यूल में कुछ 4 पेजेस दिए, 3 से 4 पेजेस जो हमने अभी लिखा है आपके मॉड्यूल में 3 से 4 पेजेस में समझा है। इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, आपके मॉड्यूल में पेज नंबर 2, आपके मॉड्यूल में शुरुआत में ही पेज नंबर 2 जो शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी दिया है, ये जो पूरा रामायण वहां पर दिया है शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी का, पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 2 के बाद पेज नंबर 3 शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर जो एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पर आप देखना नीचे यहां पर लास्ट पेज नंबर 2, 3, 4, तो लगभग 3 पेजेस में जो आपके मॉड्यूल में दिया है वो आपके नोट्स में 1 पेज के अंदर हुआ है, वो आपके नोट्स में 1 पेज के अंदर हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी को लेकर जैसे मैंने आंसर लिख कर दिया है, आपका फर्ज क्या है समझना, अब आपका ड्यूटी क्या है। हर कंसेप्ट मैं जो आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं उस मॉड्यूल को सिंक्रोनाइज करके आपको नोट्स बना के दे रहा हूं। जो कंसेप्ट मैंने मॉड्यूल से आपको पढ़कर नहीं समझाई, जो मैंने डायरेक्टली आपको लिख कर दी, ओरली समझाकर, घर में जाकर आपको वो कंसेप्ट मॉड्यूल से पढ़ना है, ये क्रॉस चेक करने के लिए कि कहीं मैंने कुछ स्किप तो नहीं किया। बिकॉज सी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर यू विल बिलीव, यू विल हैव ट्रस्ट कि ओके सर आप सब कुछ कवर कर रहे हो। ये फर्स्ट चैप्टर के एंड तक आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आपका विश्वास बरकरार रहे, बिकॉज भरोसे पे दुनिया कायम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट कंसेप्ट शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी जो हमारा हुआ है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। यहां पर मैं आपके मॉड्यूल को जरूर रेफर करना चाहूंगा बिकॉज यहां पर कुछ केस स्टडीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और इसलिए जो मैंने पहले ही कहा है शुरुआती लेक्चर्स में, आपके पेपर में एक भी केस स्टडी, ध्यान रखना आरसीडी के पेपर में एक भी केस स्टडी आपके मॉड्यूल के बाहर की नहीं आती, प्रोवाइडेड आपने मॉड्यूल के हर केस को पढ़कर, हर केस को पढ़ने के बाद समझना चाहिए कि कौन सा केस एग्जाम में आ सकता है। देखो हर केस एग्जाम में नहीं आएगा, तो वो एक्सपर्टाइज मेरा रहेगा, मैं आपको बराबर बताऊंगा, बट हम पढ़ेंगे सारे केसेस। तो जो केसेस मैं आपको PFQ करके मार्क करके दूंगा, प्रोबेबल फ्यूचर क्वेश्चन, वो केसेस आपने समझनी है, लिखनी है और उसका एंड में रिवीजन करना है। तो आपका जो सेकंड कंसेप्ट है हमारे सिनॉप्सिस का, मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, इसको लेकर अब हम डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी लास्ट टाइम मैंने इसको लेकर छोटा सा एक बेसिक डिस्कशन आपको किया था कि भाई मेजॉरिटी के पावर्स क्या होते हैं। सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर ये दिया हुआ है, सेक्शन 47 में, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपने पढ़ा है कि एवरी शेयर होल्डर हैज अ राइट टू वोट इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप कैपिटल। सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है, हर शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है इन प्रोपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। ये अगर सेक्शन 47 कहता है तो जिसके पास ज्यादा शेयर्स है उसके पास वोटिंग राइट ज्यादा है, मतलब कंपनी के वो शेयर होल्डर्स हु आर प्रमोटर्स हु होल्ड मेजॉरिटी शेयर्स, दे विल बी अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसको लेकर हमने शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में भी हिंट दिया है। तो भैया ये जो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अक्सर अपने पावर का मिसयूज करते हैं, वो ना हो, इसलिए जैसे हमने वहां पर सोल्यूशन देखा था शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में कि एसोसिएशन फॉर्म हो शेयर होल्डर्स का, भैया कहना आसान है कि शेयर होल्डर्स का एसोसिएशन फॉर्म हो, वो रजिस्टर अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। भैया ये किसे करना है, शेयर होल्डर्स को एक साथ आकर करना है, जो कि स्कैटर्ड शेयर होल्डर्स है, डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर्स है, उन्हें एक साथ लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो भैया ये एक सोल्यूशन के अलावा कुछ और सोल्यूशन कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को राइट्स देकर, जिसमें हमने आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भैया जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, जिसमें कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी को अगर कोई चेंज करना है, रूल्स को अगर बदलना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी गिव कंसेंट। पहले क्या था, आर्टिकल्स को अल्टर करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% और मोर ऑफ द शेयर होल्डर्स वोट इन फेवर, तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास अगर 70% वोटिंग पावर है तो आसानी से वो आर्टिकल्स को अल्टर करते थे। बट अब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर कंपनी के आर्टिकल्स में है तो आर्टिकल्स तभी अल्टर होगा जब सारे शेयर होल्डर्स कंसेंट देंगे, तो इसमें डेफिनेटली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विल हैव अ राइट टू से। सो ये एक राइट कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दे दिया है, जिससे डेफिनेटली हम कहते हैं शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मेंटेन होने में मदद होगी। एट द सेम टाइम आपको मैंने कहा था स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर कंसेप्ट है SHD, वो भी स्मॉल शेयर होल्डर्स की रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में SHD काम करता है, जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करके जो डिसीजन स्मॉल शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट होते हैं वो डायरेक्टर उसको अपोज करता है। एट द सेम टाइम कंपनी में प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट क्यूमुलेटिव वोटिंग या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत होता है, जिसमें कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर पाते। तो ऐसे कंपनीज एक्ट के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस है उसमें एक मेजर चैप्टर है शेयर होल्डर्स के पास, खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास, जो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के तहत कंपनी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो उनके अधिकारों को उनसे छीन रहे, उनके तहत वो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का कंप्लेंट कर सकते हैं NCLT के पास, वो भी माइनॉरिटी राइट्स के अंदर आता है। तो ये जो कंसेप्ट है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट, किस पर फोकस्ड है, नंबर 1 मेजॉरिटी की क्या पावर्स है, एंड नंबर 2 माइनॉरिटी को कंपनीज एक्ट ने क्या राइट्स दिए हैं। इसमें कुछ केस स्टडीज है वो भी हम पढ़ेंगे। बैकग्राउंड मैंने सबको समझा दिया है। सब लोग जिनके पास मॉड्यूल है रिक्वेस्ट करूंगा आप मॉड्यूल का हार्ड कॉपी सामने रखो, जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो स्क्रीन पर देखो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगले लेक्चर से आप मॉड्यूल का हार्ड कॉपी आपके पास अवेलेबल रखो।
सारे चैप्टर के नोट्स आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलने वाले। डोंट वरी, स्टूडेंट्स को टेंशन ज्यादा ही होता है, सर आप सिर्फ नोट मॉड्यूल से पढ़ाओगे, प्रिंटेड नोट्स नहीं दूंगे। दूंगा, पर अगर प्रिंटेड नोट्स दूंगा तो फिर बाद में आप बोलोगे सर आपने मॉड्यूल में से पढ़ाया क्या, मॉड्यूल का कुछ पार्ट मिस तो नहीं किया। तो बेस मॉड्यूल होगा, बट प्रिंटेड नोट्स आपको बाद में काम में आएंगे। अभी मॉड्यूल बेस है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, सब लोग मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या दिया वहां पर? A company being an artificial person with no physical existence functions through the instrumentality of the board of directors, which is guided by the wishes of majority, subject of course to the welfare of the company as a whole। भाई जो मैंने शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी में पढ़ाया ना, वही यहां पर दिया है, यहां पे कुछ नया नहीं दिया है। आपको मैं अगेन कहूंगा, मैं आपके सामने जब पढ़ रहा हूं, आपका फर्ज बनता है आप भी मेरे साथ पढ़ो और उतना ही डिटेल में पढ़ो, उतना ही डिटेल में पढ़ो, लाउडली पढ़ो, ताकि आप मेरे साथ बने रहोगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने सिर्फ ये समझा है कि कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू और रन होता है, बट जिसमें मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स की इच्छा और मर्जी चलती है, जिसमें मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स की इच्छा और मर्जी चलती है। डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। आगे, इट इज देयरफॉर a cardinal rule of law, company law that prima facie the majority of members of a company are entitled to exercise the powers of company and generally to control its affairs। तो majority powers and minority rights का पहला पॉइंट हमारे आंसर में आएगा। मैं पॉइंट नंबर 1 मार्क कर रहा हूं। A cardinal rule of company law that prima facie a majority members of company are entitled to exercise the powers of company and generally to control its affairs। ये majority के पास पावर है। Then आगे, the basic principle relating to administration of affairs of company is that the will of majority prevails or majority is supreme। We also know that, already discussed। Except the power vested in board of directors, the overall powers of controlling matters relating to company lies with the बोलो shareholders which are exercised in the general meeting of company। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये आएगा, except the power vested in board of directors, the overall powers of the controlling matters relating to company lies with the shareholders which are exercised in the general meeting। अब उसी पॉइंट नंबर 2 के बाद पॉइंट नंबर 3 तुरंत आएगा, यूजुअली। भैया समझना सब लोग, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है मेजॉरिटी जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनके पास कंपनी के अंदर कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने का पावर है। फिर पॉइंट नंबर 2 कहता है हालांकि ओवरऑल पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ पावर छोड़े तो ओवरऑल पावर कंपनी को कंट्रोल करने का शेयरहोल्डर्स के हाथ में है। बट जब हम शेयरहोल्डर्स के हाथ में कहते हैं तो पॉइंट नंबर 3 कहता है जनरली ये रूल जो है शेयरहोल्डर्स के हाथ में, यूजुअली द जनरल रूल इज दैट द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स इन कंपनी बाइंड्स द माइनॉरिटी। मतलब जब शेयरहोल्डर्स के हाथ में कंपनी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो ये डिसीजन कौन लेता है? मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है आगे, therefore it is only majority of members who can control the board of directors। the majority is in position where they are connected to every part of company। ये पढ़ के अच्छा लगता है। they maintain their rights, I hope सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं। they maintain their rights without considering the interest of minority which reflects sullen effects। sullen मतलब क्या? depressed, bad tempered। हम कहते हैं सलन का मीनिंग लिखना, सलन मतलब बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, डिप्रेस्ड इफेक्ट्स। भैया जब मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स कोई फैसले लेते हैं जो कि माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं तो उसका उन माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स पर कैसे इफेक्ट होता है? वो कहते हैं सलन इफेक्ट होता है, डिप्रेस्ड इफेक्ट होता है। माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स अक्सर गुस्सा होते हैं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बैड टेम्पर्ड ऑब्लिक अल से डिप्रेस्ड इफेक्ट्स, मैं उसको पॉइंट नंबर 4 में लूंगा। पॉइंट नंबर 4 क्या रहेगा? द मेजॉरिटी maintain their rights without considering the interest of minority which creates sullen effects। मैंने देखो पॉइंट नंबर 4 कैसे मार्क किया। मेजॉरिटी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। आगे, they misuse their power
दे मिसयूज देयर पावर टू एक्सप्लॉइट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, यही बात घुमा फिरा के देते वो। इन सच अ केस अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। यहां पर मैं सबको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जो मैंने 4 पॉइंट्स मार्क करके दिए, मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स में, व्हाट इज द कंक्लूजन कि भैया मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के पास अफेयर्स को कंट्रोल करने का पावर होता है, एक्सेप्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के मेजर डिसीजंस जो शेयरहोल्डर्स लेते हैं उनमें भी वही शेयरहोल्डर्स लेते हैं जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स है, और अक्सर ही मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इसका माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स पर सलन इफेक्ट आता है। ये हमारे अभी तक के डिस्कशन का समरी है, और इसलिए प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना है तो कंपनीज एक्ट में इसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया है। और सॉल्यूशन क्या है? माइनॉरिटी राइट नंबर 1, इन सच केस ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी और मिसमैनेजमेंट बाय मेजॉरिटी कैन ऑकर व्हेन वेयर इट हैज सम रेमेडियल एक्शंस। तो पहला रेमेडियल एक्शन है, हम कहते हैं Erstwhile Companies Act as well as Companies Act 2013 has laid down certain provisions which restrict the unbridled मतलब unbridled मतलब क्या? uncontrolled supreme majority and confer rights on minority to apply to NCLT or central government in case of operation or mismanagement। तो हम कहते हैं यहां पर पहला राइट है अप्लाई टू एनसीएलटी इन केस ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ये माइनॉरिटी का राइट है। आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट, एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स होल्डिंग एन इक्विटी शेयर्स शैल हैव अ राइट टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल ऑन एवरी रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं सब लोग मेरे साथ है। Members' right to vote is recognized as a right of property and the shareholders may exercise it as he thinks fit according to his choice and interest। भैया हर मेंबर को अपने वोटिंग राइट को अपने असेट की तरह, अपने प्रॉपर्टी की तरह क्या करना है? इस्तेमाल करना है, और उन्हें उसे बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट में इस्तेमाल करना है, ऐसा वो कहते हैं। सुन के अच्छा लगता है, लिखना कुछ नहीं है। A special resolution for instance requires a majority of 3/4, क्या बात है, of those voting at meeting and therefore where the act or articles requires a special resolution for any purpose a 3/4 majority is necessary and a simple majority is not enough। ये पढ़ के अच्छा लगा, मैं इसको कट करता हूं। मतलब ये नॉलेज सिर्फ नॉलेज के लिए है, जिसको ऑलरेडी आपने सी लॉ में एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा है, जिससे आपको सिर्फ ये समझता है सेक्शन 47 ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या देता है? अधिकार दे रहा है कंपनी में डिसीजन लेने के लिए। बिकॉज सेक्शन 47 कहता है कंपनी में 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स जो डिसीजन लेंगे वो बाकी सब पर बाइंडिंग है। तो इस पूरे पैराग्राफ का मैं समरी वहीं पर लिखूंगा, दैट इज डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी, और उसके आगे लिखूंगा सेक्शन 47। मतलब एग्जाम में इस पूरे पैराग्राफ को लिखने की जगह हम लिखेंगे एज पर सेक्शन 47 डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी, दैट्स इट। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना? आगे बढ़ते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स passed at a duly convened and held general meeting upon any question with which the company is legally competent to deal is binding upon the minority and consequently upon the company। भाई जो मैंने आपको समरी लिख कर दिया वही वहां पर दिया है कि स्टडी का नाम दिया। स्टूडेंट को लगता है सर नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वर्सेस बेटली, भाई ऐसे केस स्टडी एग्जाम में नहीं आएंगे। सर केस लॉ है ना, है, बट आएंगी नहीं। यहां पर आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है कॉन्सिक्वेंटली अपॉन द कंपनी, और जो हमने ऊपर लिखा था उसी को हम क्या करेंगे? इलैबोरेट करेंगे। डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी एंड ऑन द कंपनी। हो गया, डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन द माइनॉरिटी एंड ऑन द कंपनी। अरे बोलो भाई, जो हमने 2 पैराग्राफ्स में पढ़ा है उसको एक लाइन में समराइज कर दिया। अब आगे, thus the majority of members enjoy the supreme authority to exercise the powers of company and generally control its affairs। वही बातें घुमा फिरा कर देते, उनको लगता है हम उल्लू है।
बट दिस इज सब्जेक्ट टू टू वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस। अच्छा, अब पहली बार मेजोरिटी के पावर्स को कुछ लिमिटेशंस है, और पहला लिमिटेशन क्या है? फर्स्टली द पावर्स ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स। टू इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस को मैं अंडरलाइन करूंगा। फर्स्टली द पावर्स ऑफ majority of members is subject to provisions of company's memorandum and articles of association। मतलब क्या? मेजोरिटी के पास पावर्स है, बट वही पावर्स है जो कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया है, वही पावर्स है। आप सबको पता है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल क्या है? इंटरनल रूल है, वेराज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी है। तो अगर आर्टिकल्स के अंदर मेंबर्स के, शेयरहोल्डर्स के राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स होते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का कैपिटल क्लॉज, कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी का नेम, कंपनी के प्रमोटर्स, ये होते हैं। कहीं ना कहीं ये फर्स्ट लिमिटेशन कह रहा है भैया मेजोरिटी के पास पावर्स है, बट वही पावर्स है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के दायरे में दिए, मेजोरिटी पावर एक्सरसाइज दायरे के अंदर करेंगे, ये फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड, अ कंपनी कैन नॉट लीगली ऑथोराइज और रेटिफाई एनी एक्ट which being outside the ambit of memorandum is ultra vires of company। मतलब जो फर्स्ट लिमिटेशन है उसी को अलग ढंग में प्रेजेंट किया। मतलब फर्स्ट लिमिटेशन का ही हम ये समझ रहे हैं कि भैया जो कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑथोराइज करता है वही पावर्स मेंबर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाहर जाके उन्होंने एक्सरसाइज किया, मेंबर्स ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो उसे अल्ट्रा वायर्स मानेंगे। Also, where the articles authorize the directors to deal with any matters except those which are outside the scope of authority of directors or with which the directors having power or unable or unwilling to deal। मतलब अल्ट्रा वायर्स। सेकेंड लिमिटेशन आगे दिया है, सेकेंडली द रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजोरिटी मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट or any other statute or constitute a fraud on the minority depriving it of its legitimate rights। मतलब मेजोरिटी का पहला लिमिटेशन है उन्हें अपने पावर्स को मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में रहकर एक्सरसाइज करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला पावर है मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में रहकर एक्सरसाइज करना, नहीं किया तो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। और सेकंड लिमिटेशन है उनका कोई भी एक्ट, उनका कोई भी रेजोल्यूशन ये कंपनीज एक्ट के तहत इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, ना ही वो फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी होना चाहिए जिससे वो माइनॉरिटी के राइट्स उनसे छीन रहे। तो ये जो सेकंड लिमिटेशन है, क्या लगता है आपको फर्स्ट लिमिटेशन और सेकंड लिमिटेशन में क्या फर्क है? ध्यान रखना, फर्स्ट लिमिटेशन ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स उन पर ला रहा है और सेकंड लिमिटेशन उनके ऊपर मेजॉरिटी मेंबर्स पर स्टैट्यूट ला रहा है। कंपनीज एक्ट ने वो लिमिटेशन लाया है। कंपनीज एक्ट कहता है कल को मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में है उनका पावर, बट उन्होंने अपने पावर को एक्सरसाइज करते हुए माइनॉरिटी इंटरेस्ट को नजरअंदाज किया, उन्होंने पावर को एक्सरसाइज करते हुए किसी स्टैट्यूट को फॉलो नहीं किया, तब भी उनका जो पावर है, जो डिसीजन है, वो क्या होगा? गलत माना जाएगा और उस डिसीजन को माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स चैलेंज कर सकते हैं अंडर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स वहां पर ये नहीं कह सकते कि ये मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स का डिसीजन था, मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में था। भले ही मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में था, वो कहता है द रेजोल्यूशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और इट मस्ट नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटिंग अ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। सो व्हिच आर द टू लिमिटेशंस? फर्स्ट लिमिटेशन, मेजॉरिटी को पावर्स एक्सरसाइज करते हुए मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में रखना है। नंबर टू, मेजॉरिटी को पावर एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी डिसीजन कंपनीज एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो फिर उनके पावर्स और जो डिसीजंस है वो माइनॉरिटी पर बाइंडिंग होंगे। तो कल को इस पर सवाल कैसे आएगा? सुन लो, सवाल आएगा डिसीजंस ऑफ मेजॉरिटी आर बाइंडिंग ऑन माइनॉरिटी, एक्सप्लेन। 4 मार्क के लिए यह सवाल आ गया, मेजॉरिटी राइट्स और मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, तो भी आंसर आएगा। मतलब मेजॉरिटी के पास पावर है बट द पावर इज सब्जेक्ट टू 2 लिमिटेशंस। तो इस पूरे आंसर में अब हमें लिखना क्या है, मैंने आपको मार्क करके दिया है। यही हमारे इस डिस्कशन की सबसे बड़ी खासियत है, ध्यान रखना। अगर कल को मेजॉरिटी पावर्स और माइनॉरिटी राइट्स पर सवाल आया तो ये जो डिस्कशन मैंने मार्क करके दिया है इसको आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने मार्क करके दिया है कि भैया द कार्डिनल रूल, अभी इसको हम सिंपल वे में लिखेंगे चार्ट पैटर्न में। तो आपके नोटबुक में वहां पर जहां पे आपने शेयरहोल्डर्स डेमोक्रेसी लिखा था उसके नीचे पॉइंट नंबर 2 हेडिंग दो सब लोग, मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स।
मैं हर कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा मॉड्यूल से, जहां पे मुझे लगता है कि बहुत डिटेल में आपने पढ़ना चाहिए वही हम पढ़ेंगे, वरना सीधा मैं एक्सप्लेन करके उस कंसेप्ट का चार्ट डायग्राम में नोट्स लिख के दूंगा। मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स जो हमने अभी पढ़ा है उसके तहत मैं कहूंगा सबसे पहला पॉइंट आएगा मीनिंग डैश मीनिंग सब क्लॉज ए मेजॉरिटी पावर्स। हम पहले किसका मीनिंग देख रहे हैं? जब सवाल आएगा मेजॉरिटी पावर्स उसका मीनिंग हम लिख रहे हैं मेजॉरिटी पावर्स डैश करके लिखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मीनिंग में हम लिखेंगे मेजॉरिटी पावर्स डैश करके आगे लिखेंगे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी control the affairs of company, that is decision of majority is binding on the minority एंड द कंपनी डैश करके आगे लिखेंगे सेक्शन 47। जिसको समझा ठीक, जिसको नहीं समझा पोगो देखो। ये मीनिंग में हमने मेजॉरिटी पावर्स का मीनिंग लिखा है, देन उसी में पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे माइनॉरिटी राइट्स, मीनिंग में ही माइनॉरिटी राइट्स। जब सवाल मेजॉरिटी पावर्स और माइनॉरिटी राइट्स में हम पहले दोनों का मीनिंग लिख रहे हैं। माइनॉरिटी राइट्स में हम लिखेंगे to prevent the minority shareholders from misuse of powers by majority under section 47 or exploitation of rights of minority shareholders, comma, the act itself has conferred rights on the minority. Act itself has conferred rights on the minority to apply to NCLT oblique central government in case of operation and mismanagement. हो गया मीनिंग। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग में दोनों मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स लिख दिया, और पॉइंट नंबर 2 हम लिखेंगे लिमिटेशंस ऑन majority powers आप उस लिमिटेशंस और मेजॉरिटी पावर्स में लिखो दो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स decisions लिखना, decisions are binding
on minority, comma, the decisions are subject to two limitations, और टू लिमिटेशन लिखने के बाद उसके नीचे दो एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो में लिखो, पावर्स ऑफ मेजॉरिटी shall be intra wires, मतलब विद इन द पावर्स, इंट्रा वायर्स द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन shall be exercised. Powers of majority shall be exercised लिखना, shall be exercised intra wires. Powers of majority shall be exercised intra wires the company's memorandum and articles of association. उसके नीचे लिखो otherwise such act of majority is ultra vires, MOA and कंपनीज एक्ट, ये पहला लिमिटेशन है। अरे बोलो भाई, पावर्स ऑफ मेजोरिटी शैल बी एक्सरसाइज्ड इंट्रा वायस द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। सेकेंड लिमिटेशन हम कहते हैं, सेकेंड लिमिटेशन, powers of majority shall be exercised intra vires the Companies Act or any other statute or shall not be a fraud on minority shareholders। अगेन वहां से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एरो करो, मतलब उधर ही। अदरवाइज सच एक्ट ऑफ मेजोरिटीज अल्ट्रा वायस द मेमोरेंडम एंड कंपनीज एक्ट जो लिखा था उधर एरो आ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट वी गेट, दो टू लिमिटेशंस ऑन मेजोरिटीज पावर्स आर, नंबर वन, पावर्स एक्सरसाइज करते हो कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे में रहकर पावर्स एक्सरसाइज करने, डिसीजंस लेने, और पावर्स और डिसीजंस एक्सरसाइज करते वक्त कंपनीज एक्ट और कोई और स्टैट्यूट है या फिर कोई ऐसा एक्ट जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के अगेंस्ट ना हो, फ्रॉड ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए क्या हो, एक्सरसाइज हो। तो इसमें कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन, देयरफॉर दो decision of majority is binding on minority, comma, but such decisions must be within the ambit of MOA, AOA, Companies Act, other statutes, else the minority shareholders
कैन अप्लाई फॉर ओ एंड एम, जिसको ओ एंड एम नहीं सकता है पोगो। देखो देखो ये कंक्लूजन कितना भारी है। इस कंक्लूजन में पूरे आंसर का समरी आ गया कि भैया भले ही मेजॉरिटी के डिसीजंस माइनॉरिटी पर बाइंडिंग है, उसमें वो विद इन द एम्बिट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स कंपल्सरी अदर स्टैट्यूट होना चाहिए, अदरवाइज माइनॉरिटी के पास ऑपरेशन मिसमेजरमेंट के तहत अप्लाई करने का राइट है। अदरवाइज माइनॉरिटी शोल्डर्स कैन अप्लाई फॉर ऑपरेशन एंड मिसमेजरमेंट, मतलब मेजॉरिटी के पावर्स है बट द पावर्स आर शुड बी कीपिंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन माइंड। इफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज बीइंग ऑप्रेस्ड दे कैन अप्लाई। हो गया, आंसर इज ओवर। बजाओ ताली। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। शायद यूट्यूब पर कुछ लैग चल रहा है, काफी स्टूडेंट्स अभी पीछे, मैंने आंसर हो चुका है यहां पे। अरे कमेंट करो, कमेंट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगेन मैं कह रहा हूं जो हमने आंसर लिखा है, यस आपकी कमेंट शुरू हो गए, मतलब जो हमने अभी आंसर लिखा है वो पूरे जो प्रोविजंस वहां पर पड़े हैं मॉड्यूल से, उसके बेसिस पर आंसर लिखा है। और ये आंसर याद रखना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द मॉड्यूल लैंग्वेज। मॉड्यूल का लैंग्वेज समझेगा बट लिखते नहीं आएगा, ये हम एग्जाम में लिख सकते हैं। और मेरा आंसर लिखने का तरीका देखना, मैंने आंसर्स में कंक्लूजन दिया है और ये मैं आपको यहां पर 1 मिनट लेना चाहूंगा दोस्तों। यू मस्ट नो दिस, ध्यान रखना। At professional level, when the paper expects you the level of knowledge to be expertized, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि पेपर चेकर आपका हर आंसर डिटेल में पढ़ेगा, कभी नहीं। आपको कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, आपने आंसर लिखा है, कितना भी अच्छा केस स्टडी का आपने आंसर लिखा है, जब तक आपके आंसर का आप कंक्लूजन समराइज नहीं करते हो प्रॉपर वे में, तब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज अगर मैं पेपर चेक करूं और मैंने स्टूडेंट के आंसर्स में अगर कंक्लूजन देखा है और कंक्लूजन से मुझे स्टूडेंट का आंसर लिखने के पीछे का मेन मोटिव समझ में आ गया, तो मैं कई बार कंक्लूजन पढ़कर खुश होकर मार्क्स देके आगे बढ़ता हूं। जितना पेपर चेकर तुम्हारा पेपर कम पड़ेगा उतना वो तुम्हें ज्यादा मार्क्स देगा। ये बीकॉम की तरह नहीं है। यहां पर कम पढ़ना मतलब आपका आंसर लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन का स्टाइल, आप किस तरह से लिखते हो, चार्ट पैटर्न में, डायग्राम पैटर्न में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द लेसर इट टेक्स टाइम द मोर यू गेट मार्क्स, द मोर ही रीड्स योर पेपर द मोर लेस यू गेट मार्क्स। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे हमारा पॉइंट नंबर 2 कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है यस दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। रिश्ता वही, सोच नहीं। लास्ट टाइम याद करना, मैंने सिनॉप्सिस में आपको कहा था कि भैया प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और रूल इन फॉर्स वर्सेस हॉर्बिटल दोनों में फर्क क्या? दोनों सेम है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या क्वेश्चन आ सकता है रूल इन फॉर्स वर्सेस हॉर्बिटल। मैं अगेन कह रहा हूं, सवाल जब इस तरह से आएगा, सवाल जब इस तरह से आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर लिखते वक्त मेजॉरिटी पावर्स एंड मल्टी राइट्स का पॉइंट यहां पर नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भले ही हमें उस पर ही बता रहा है, बट व्हाट एग्जैक्टली इट सेज, लेट मी टेल यू। मैं आपको समराइज करता हूं फिर हम पढ़ेंगे। ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है, ये हमें बताता है कि भैया कोई भी कोर्ट, फिर वो एनसीएलटी क्यों ना हो या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, कोई भी सिविल कोर्ट क्यों ना हो, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट क्यों ना हो, वो तब तक कंपनी के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक मेजॉरिटी पावर्स जो एक्सरसाइज किए गए वो लिमिटेशंस को नजरअंदाज करके किए गए। अगर लिमिटेशंस को ध्यान में ना रखते हुए मेजॉरिटी ने अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ऑपरेस किया, मेजॉरिटी ने मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बाहर जाके काम किया, मेजॉरिटी ने अपने पावर्स के बाहर जाके काम किया, कंपनी के बाहर जाके काम किया, तभी कोर्ट इंटरफेयर करेगा। बट अगर मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिए थे, जो रेजोल्यूशन पास किया था, वो उन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स के दायरे के अंदर किया, अपने राइट्स के तहत किया, तो ऐसे केस में माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के पास कोई राइट नहीं है मेजॉरिटी के उस फैसले को चैलेंज करना, और माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के पास कोई राइट नहीं है उस फैसले को चैलेंज करते हुए कोर्ट में जाना। अगर वो कोर्ट में जाते भी है तो कोर्ट उस केस में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोर्ट बोलेगा जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को जो मैटर आप चैलेंज कर रहे हो वो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स के स्कोप के विद इन है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब कोर्ट इट विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी इफ द मेजॉरिटी हैव एक्सरसाइज देयर पावर्स
fairly. If the majority have exercised their powers fairly, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या कहता है? भैया मेजोरिटी ने अगर अपने पावर्स फेयरली एक्सरसाइज किए हैं तो ऐसे केस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. कोर्ट कब इंटरवेन करेगा? जब दो लिमिटेशंस जो मेजोरिटी पावर्स के थे उसके तहत पावर्स एक्सरसाइज हुए तब कोर्ट इंटरवेन करेगा. तो सर ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस आपने बता दिया. देन व्हाट इज दैट फॉस वर्सेस हार्बॉटल? फॉस वर्सेस हार्बॉटल के केस में वहां के लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये जजमेंट दिया था. वहां पर उस केस में क्या हुआ था? कंपनी के अंदर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कंपनी के असेट्स का नुकसान किया है, कंपनी के असेट्स को नुकसान पहुंचाया है. ऐसे फॉस का और उसके साथ एक और शेयर होल्डर था टॉल्टन, दोनों ने मिलकर, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स पर यह इल्जाम लगाया कि भैया उन्होंने जो कंपनी के असेट को नुकसान पहुंचाया. और उन्होंने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दिया कि ये जो नुकसान हुआ है कंपनी के प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है कंपनी के डायरेक्टर्स की वजह से और कंपनी के सॉलिसिटर की वजह से, तो इस नुकसान की नुकसान भरपाई उन डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर से रिकवर की जाए. इसका एप्लीकेशन किसने किया? फॉस ने, और उसके साथ एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने मिलकर कोर्ट में अप्लाई किया. जब कोर्ट में एप्लीकेशन आया कि कंपनी के असेट को नुकसान पहुंचाया गया है डायरेक्टर्स और सॉलिसिटर की तरफ से, अब कंपनी के पास ये नुकसान भरपाई वापस आ जाए, तो कोर्ट ने कहा अगर वाकई में कंपनी के प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो अगर ये नुकसान हुआ है तो ये नुकसान के तहत कोर्ट में आने का जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो कंपनी के मीटिंग में लेना चाहिए और ये डिसीजन मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने लेना चाहिए, ना कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने. तो यहां पर जो फॉस और उसका माइनॉरिटी शेयर होल्डर फ्रेंड जो कोर्ट में आया था, कोर्ट ने उसके एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इनटू दिस तब तक जब तक अगर ये फैसला कोर्ट में आने का मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का ना हो. अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कोर्ट में अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में कोर्ट जरूर देखेगा. बट यहां पर अगर फैसला गलत हुआ है, कंपनी के एसेट को नुकसान पहुंचा है, तो इट इज द कंपनी इटसेल्फ हु कैन अप्लाई इन द कोर्ट एंड नॉट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इनटू दिस. मतलब कोर्ट कब इंटरफेयर करेगा? कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट्स ऑप्रेस होते हैं. यहां पर जब कंपनी के असेट को नुकसान पहुंचाया गया तो अकेले माइनॉरिटी शेयर होल्डर के असेट नहीं थे, वो पूरे कंपनी के असेट थे, तो जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी नुकसान हो रहा है. तो अगर ऐसा नुकसान पूरे कंपनी का हो रहा है तो वहां पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा. कोर्ट कहेगा कंपनी को या कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेके कोर्ट में अप्लाई करने दो. यह था प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. समझा सबको? तो एक थम्स अप कर दो. हम मार्क करना और पॉइंट्स को वहीं पर मार्क करना शुरू कर देते, पढ़कर मार्क करना शुरू कर देते. आई एम वेटिंग फॉर योर थम्स अप. तब तक मैं पानी पीता हूं. और जस्ट इमेजिन करना, इस तरह से आपका ये जो मॉड्यूल है कितने पेजेस का है भाई? कुछ 388 पेजेस का है, 392 पेजेस का मॉड्यूल है. ये 392 पेज का मॉड्यूल इस तरह से हम स्कैन करने वाले पूरा. वी आर गोइंग टू फिल्टर इट. बाद में आप दोबारा मत पूछना सर इसके बाहर से कुछ पढ़ना है क्या. कुछ स्टूडेंट इसके बाद भी पूछते हैं सर और कुछ पढ़ना है क्या. भाई और कुछ मत पढ़ो, इतना पढ़ लो बस काफी है. जितना दिया उतना पढ़ लिया तो भी काफी है. अब मेरे साथ प्लीज वो पढ़ना स्टार्ट करना सब लोग. मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यू आर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, यू आर नॉट फाउंडेशन स्टूडेंट्स. आपको बार बार रिक्वेस्ट करूं, जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपको लाउडली मेरे साथ पढ़ना है. जहां पर आप घर में हो, घर वालों ने पूछना चाहिए क्या कर रहे हो भाई, तो बोलना मैं पढ़ रहा हूं. मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो. द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ. अगेन जनरल प्रिंसिपल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था वही प्रिंसिपल वापस देते हो. वो हमें उल्लू समझते हैं, हम उल्लू नहीं है. The general principle of company law is that every member holds equal rights with other members of company in the same class. The scale of rights of members of the same class must be held evenly for smooth functioning of the company. पढ़ के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा. In case of difference amongst the members, the issue is decided by vote of majority. भाई ये भी हमें पता है. ये दोनों सेंटेंसेस से हमें क्या समझा? भैया इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो उनके पास अलग राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनके पास अलग राइट्स है. इक्विटी शेयर होल्डर्स के अमंगस्ट इक्वल राइट्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अमंगस्ट इक्वल राइट है. अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनमें अगर डिफरेंस है तो मेजॉरिटी से वो फैसला बाइंडिंग होगा, ये उन्होंने दिया है.
आगे लिखा है सिंस द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स आर इन एडवांटेजेस पोजीशन टू रन दी कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर कमांड द माइनॉरिटीज ऑफ शेयरहोल्डर्स आर ऑफन ऑप्रेस्ड। तो ये पहला पॉइंट आएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट इस आंसर का। The majority of the members are in an advantageous position to run the company according to their command. The minorities of shareholders are often oppressed. तो भैया क्योंकि मेजोरिटीज की चलती है तो जिसकी चलती है वो एक्सप्लॉइट करता है, दुनिया की रीत है, अक्सर अमीर गरीब को दबाता है, यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबा रहा है। The company law provides for adequate protection for the minority shareholders when the rights are trampled by the majority। तो भैया मेजोरिटी कितना भी माइनॉरिटी को दबाए, उन माइनॉरिटी की बचाव में कौन है, हमारा बचाव में है कंपनी लॉ। पॉइंट नंबर 2, द कंपनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। इतना ये मार्क करेंगे, आगे का रामायण मार्क नहीं करेंगे। तो हम पॉइंट नंबर 2 में कहेंगे कंपनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन, एडिक्वेट प्रोटेक्शन फॉर द माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, दैट्स इट। व्हेन द राइट्स आर ट्रैम्पल्ड, वो बोलने की जरूरत नहीं। But the protection of minority is not generally available when the majority does anything in exercise of the powers of internal administration of a company। भैया कंपनी लॉ माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेगा, बट कब प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, the protection of minority is not generally available when the majority does anything in excess of the powers of internal administration of company। मतलब क्या, जब मेजोरिटी ने अपने पावर्स इंट्रा वायर्स किए हैं, याद है क्या, इंट्रा वायर्स एक्सरसाइज किए विद इन द एम्बिट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, विद इन द एम्बिट ऑफ कंपनीज एक्ट स्टैट्यूट, तो ऐसे केस में कंपनी लॉ इंटरफेयर नहीं करेगा, ये वो कहते हैं, प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पढ़ते पहले, द कोर्ट विल नॉट यूजुअली इंटरवीन एट द इंस्टेंस ऑफ शेयरहोल्डर्स इन द मैटर्स ऑफ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं जो पॉइंट नंबर 3 है ना, उसी में वहां पर लिखूंगा जो लिखा ना, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज नॉट जनरली अवेलेबल, वहां पर भी लिखूंगा कोर्ट। पॉइंट नंबर 3 के वहीं पर लिखूंगा, बट द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के वहां पर क्या लिखूंगा, कोर्ट। मतलब कोर्ट विल नॉट जनरली गिव प्रोटेक्शन to the minority when the majority does anything in exercise of the powers of internal administration। मुझे रिपीट क्यों करना है, अगला सेंटेंस में कोर्ट ही है, मैं कोर्ट ही लूंगा वहां पर। तो हम अगेन पढ़ेंगे, the court will not usually intervene at the instance of shareholders in the matters of internal administration and will not interfere with the management of company by its directors। तो court will not interfere when the majority does anything, और मैं अंडरलाइन करूंगा बाद में, will not interfere with the management of the company by its directors so long as they are acting within the powers conferred on them under the articles of the company। क्या बात क्या बात क्या बात। तो पॉइंट नंबर 3 को मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा, भैया माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन कब नहीं मिलेगा, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन तब नहीं मिलेगा जब मेजोरिटी ने अपने पावर्स विद इन देयर एम्बिट एक्सरसाइज किए, मेजोरिटी के साथ साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके पावर्स कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर रहते हुए एक्सरसाइज किए। मतलब कोर्ट इंटरफेयर किसके अंदर नहीं करेगा, मेजोरिटी के डिसीजंस एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक्शंस, दोनों के अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा अगर वो पावर्स के अंदर है तो। इन अदर वर्ड्स क्या दिया है, इसको हाईलाइट करना, articles are the protective shield for the majority of shareholders who compose the board of directors for carrying out their object at the cost of minority of shareholders। मतलब भैया मेजोरिटी के पास जो पावर्स है, वो पावर्स कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स ने दिए, कंपनीज एक्ट ने दिया। तो जब तक मेमोरेंडम, कंपनीज एक्ट और आर्टिकल्स के अंदर रहकर मेजॉरिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, हम कहते हैं वो उस शील्ड के अंदर रहते हैं। शील्ड मतलब क्या, अरे भैया आपने वो देखा होगा ना, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के अंदर वो रहते हैं। कब तक, जब तक उनके पावर्स कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के दायरे के अंदर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और मेजॉरिटी के, तब तक उनके ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड रहेगा। प्रोटेक्टिव शील्ड कब हट जाएगा, जब वो पावर्स मेमोरेंडम, कंपनीज एक्ट या आर्टिकल्स के दायरे के बाहर होंगे, वहां पर प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाएगा और वहां पर कोर्ट इंटरफेयर करेगा। तो ये सवाल एग्जाम में आता है, आर्टिकल्स आर द प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ शेयरहोल्डर्स हु कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कैरिंग आउट देयर ऑब्जेक्ट एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स।
आगे बढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट इज लेट डाउन इन अ सेलिब्रेटेड केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल। ये हमारा आंसर का इंट्रोडक्शन होगा। ये देखिए ना बेसिक प्रिंसिपल, ये हमारे आंसर का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन हम प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में या रूल ऑफ फॉर्स वर्सेस हार्बोटल में शुरू में लिखेंगे the basic principle of non-interference with the internal management of company by the court is laid down in celebrated case of Foss versus Harbottle। ये शुरू में लिखेंगे। फिर आगे जो दिया है, no action can be brought by member against the director in respect of wrong alleged to be committed by company, the company itself is the proper party of such action। ये हमारा कंक्लूजन होगा आंसर का। क्या बात है सर, मतलब हमारे आंसर के कंक्लूजन में होगा 10 no action can be brought by a member against the directors in respect of a wrong alleged to be committed to a company, the company itself is the proper party of such an action। ये हमारा आंसर का कंक्लूजन होगा। तो हमारा आंसर का इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल। उसके बाद हमने ऊपर जो मार्क किया था मेजॉरिटी आर इन एडवांटेजेस पोजीशन, उसको मैं पॉइंट नंबर 2 दूंगा। कंपनी प्रोवाइड्स एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, उसको पॉइंट नंबर 3 दूंगा। कोर्ट will not give protection to minority against the majority or the board of directors, उसको पॉइंट नंबर 4 दूंगा। करेक्ट। एंड पॉइंट नंबर 5 हम देंगे आर्टिकल्स आर प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ द मेजॉरिटी who compose the board of directors for carrying out their object at the cost of minority। and last point number 6 हमारा conclusion होगा 10 नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय मेंबर। मैंने आपको 6 पॉइंट्स यहां पर मार्क करके दिए। मैं अगेन कह रहा हूं आंसर लिखने का तरीका मैं आपको यहां पर वक्त लूंगा दोस्तों, प्लीज समझना। शुरुआती 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक आपको मेरा कहने का पर्पस, मेरा जो आपको बार बार स्ट्रेस करके समझाने का कि आंसर लिखने का तरीका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस सबको समझा है। हर स्टूडेंट आरसीडी जो पेपर लिखेगा वो यहीं से पढ़ के लिखेगा, बट आपका लिखने का तरीका आपको मार्क दिलाएगा। अगर एग्जाम हॉल में आपने रूल ऑफ नॉन फॉर्स वर्सेस हार्बोटल या प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की शुरुआत में लिखा इंट्रोडक्शन और लिखा द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस with the internal management of company by the court is let down in the celebrated case of Foss versus Harbottle, तो आपने ये प्रेजेंट किया कि भैया नॉन इंटरफेरेंस ये जो है ये रूल ऑफ फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस के तहत आया गया। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कौन से केस ने दिया? फॉस वर्सेस हार्बोटल ने। फिर आपने वहां पर लिखा कि भैया ये जो रूल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है उसके तहत क्या है, मेजोरिटी के पास पावर्स है, मेजोरिटी के पास पावर्स है कंपनी को रन करने का विदाउट ऑपरेसिंग द माइनॉरिटी, क्योंकि माइनॉरिटी को एडिक्वेट प्रोटेक्शन कौन देता है? कंपनी लॉ देता है। बट कोर्ट माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन नहीं देगा जब मेजॉरिटी ने अपने पावर्स इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने पावर्स आर्टिकल्स के तहत एक्सरसाइज किए। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ये आर्टिकल्स एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है उन मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। बट इस आर्टिकल्स के शील्ड को तब हम क्या करेंगे, शील्ड के तहत कोर्ट इंटरफेयर तब करेगा जब ये पावर्स आउटसाइड द एम्बिट एक्सेस हो। और इसीलिए कंक्लूजन में आएगा कोई भी एक्शन मेंबर नहीं ले सकता अगेंस्ट द डायरेक्टर्स फॉर एनी अलेज्ड रॉन्ग तब तक जब तक वो विद इन द स्कोप हो। अगर एक्शन लेना है तो कंपनी लेगा, बिकॉज कंपनी इटसेल्फ इज द प्रॉपर पार्टी ऑफ सच एन एक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहता है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहता है कि भैया माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट द powers misused by the powers we can say powers exercised by the majority or board of directors which are outside their ambit। ऐसे केस में एक्शन लेने का राइट है तो किसके पास है? कंपनी के पास है। दैट इज द डिस्कशन। मैं क्या करूं, ये आंसर लिख के दूं क्या आप लिखोगे? 6 पॉइंट्स बोलो मुझे क्विकली, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इसको मैं लिख कर दूं, मैं लिख कर दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, या आप लिखोगे? एक काम करते ना, मैं इस बार लिख के देता हूं, धीरे धीरे करके आपको आदत होगी, उसके बाद फिर अगली बार से आप लिखोगे, चलेगा? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। गधो कमेंट करो। प्रिंसिपल
of non-interference rule in फॉस वर्सेस हार्बर्टल। और ध्यान रखना, मैं जब आंसर लिख के दूंगा आप बोलोगे सर मजा आ गया, अच्छा वो आपने लिख के दिया। पॉइंट नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में हम पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे और वहां पर लिखेंगे बेसिक प्रिंसिपल। सॉरी हमने हेडिंग नहीं दिया। पॉइंट नंबर 1 पहले आएगा इंट्रोडक्शन। हाँ दिशा मुझे पता है, मुझे लिख के देना है, आई नो। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस with the internal management by the court is laid down in the landmark case। हम celebrated केस नहीं लिखेंगे, in the landmark case of फॉस वर्सेस हार्बर्टल। कुछ तो मॉडिफाई होना चाहिए ना, वरना मॉड्यूल का कट कॉपी पेस्ट लगेगा। बाकी स्टूडेंट का आंसर हमारे जैसा सेम नहीं होना चाहिए, हमारा तरीका अलग होना चाहिए, पेपर चेकर को लगना चाहिए। इसने बराबर सोच समझ के लिखा है। लेट डाउन इन द लैंडमार्क केस ऑफ फॉस वर्सेस हार्बर्टल, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेजॉरिटी मेंबर्स who run the company according to their command, often oppress the minority interest, Point number 3, therefore Companies Act provides adequate protection for the minority shareholders, full stop। इसी पॉइंट नंबर 3 में पैराग्राफ करके लिखेंगे however, इसी पॉइंट नंबर 3 में पैराग्राफ करके लिखेंगे however the protection is not provided by the court when the majority as well as the board of directors act within the powers conferred on them under the articles
full stop. Point number 4. Thus, articles act as protective shield for the majority shareholders as well as board of directors. Full stop. Point number 5. Conclusion आप लिखोगे, thus court will not take any action against the BOD in respect of any wrong alleged to be committed to the company, but instead will ask the company to take action, कॉमा सॉरी फुल स्टॉप लिखना। तो कंक्लूजन में थोड़ा सा उधर ये करना, 10 कंक्लूजन में 10 के उधर ऐड करना, 10 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ऐसे 10 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। भैया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या कहता है? कोर्ट विल नॉट टेक एक्शन। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहता है कोर्ट विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द बीओडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रॉन्ग alleged to be committed to the company, but instead will ask the company to take action. फुल स्टॉप। अरे समझा क्या? तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कहता है कोर्ट विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द बीओडी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रॉन्ग alleged to be committed, but it will ask the company itself to take the action. ओके, तो यहां पर ये जो पॉइंट था कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कंप्लीट हो गया। बट ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस है जिसको हम रूल वर्सेस फास्ट वर्सेस हार्बोटल का केस भी कहते हैं, अब यहां पर केस स्टडीज आती है एग्जाम में। ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस हमने अभी लिखा है थ्योरी, ये थ्योरी की जगह एग्जाम में लैंडमार्क केस स्टडीज आती है, और ये केस स्टडीज हमें अगले लेक्चर में डिस्कस करने हैं। इसलिए मैं आपको आज यहां पर जो टास्क है आपका, आज का आपका टास्क है, यस निखिल भाई डोंट वरी, बट निखिल मैं तुम्हें इतना कहता हूं, जहां पे चाह है वहां पे राह है। मॉड्यूल भले ही तुम्हें इंस्टीट्यूट से नहीं मिला है, बेरा आईसीएसआई की वेबसाइट पे मॉड्यूल है। मैं तो इंस्टीट्यूट का कोई रजिस्टर्ड स्टूडेंट भी नहीं हूं, बट मेरे पास भी मॉड्यूल है, मेरे पास भी हार्ड कॉपी है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, मैं समझ सकता हूं तुम मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर सिर्फ प्रिंट निकाल सकते हो, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके। अगर उतना नहीं करना है तो मैं दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, बट बेटा ऐसे एक्सक्यूज मत दो प्रोफेशनल लेवल पे कि मॉड्यूल अभी तक मिले नहीं है। जो आज आपका टास्क है वो टास्क ये है जिसको हमें कल डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने फॉस्ट से हार्बोटल का केस आपसे डिस्कस किया है, तो मैं पेज नंबर 5 पर आपका जो फॉस्ट से हार्बोटल केस लॉ है वो आप आज एक बार फिर से पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर राजामुंडू इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्सेस नागेश्वर राव का केस आप पढ़ोगे। देन उसी में नीचे अगेन एक केस है लैंडमार्क पावलीदास वर्सेस जेंसन, वो केस आप पढ़ोगे। एंड लास्ट
एडवर्ड्स वर्सेस हेलीवेल, ये केस आप पढ़ोगे, ये केसेस आप आज घर में पढ़ोगे। और एक चीज ध्यान रखना, ये केस के साथ साथ हम ये जो फॉसेस हार्बोटल का केस है ना, ये हम जनरल पर्सपेक्टिव देखते हैं। इस फॉसेस हार्बोटल का जो केस है, इसका इंडिया में कैसे इंपैक्ट होता है, उसका लैंडमार्क केस है। और जो मैं एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस पर क्वेश्चन आने के, कभी भी 5 से 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, वो पेज नंबर 7 पर दिया है। एप्लीकेशन ऑफ फॉसेस हार्बोटल रूल इन इंडियन कंटेक्स्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट इन आईसीआईसीआई वर्सेस परसा क्या पारस रामपुरिया सिंथेटिक लिमिटेड, ये केस। तो ये आपको पढ़ के आना है, सिर्फ पढ़ना है, कुछ भी लिखना नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूं, कल के सेशन में मैं शुरुआत में ये केसेस आपसे डिस्कस करूंगा, इन केसेस का क्या इंपैक्ट आता है वो डिस्कस करूंगा। जरूरत पड़ने पर केस स्टडी का आंसर कैसे लिखना है वो मैं कल फॉर्मेट आपको बताऊंगा। हम एक आंसर एग्जाम में आया हुआ केस, इस पर ये जो प्रोविजंस हम कल पढ़ने वाले, इस पर रीसेंट जो 3 एग्जाम्स हुए न्यू सिलेबस के, उन एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस आए, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हम इसको लेकर कल डिस्कस करेंगे और उसमें से एक आंसर मैं आपको लिख कर दूंगा। ताकि मैं अगेन बता रहा हूं, जैसे जैसे हम पढ़ते आगे जा रहे, मैं चाहता हूं कि आपको घर में सिर्फ ओरियो करना है। अच्छा ये हो गया, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर एक चीज जो क्लासरूम में डिस्कस होगी मैं लिख के दूंगा, आपको उसी से पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आज का डिस्कशन यहां पे रोकते हैं। सब लोग अगर मेरे साथ है तो जय माता दी बोल दो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कुछ अच्छा सा प्यारा सा आपका कोई कमेंट होगा तो वो भी दे दो, अच्छा लगता है मेरे को, मेरे लिए वही एनर्जी बूस्टर है। एक टीचर की और क्या होती है, मतलब और क्या एक्सपेक्टेशन होती है। अरे गधो, मेरे को तो सब ठीक ही लग रहा है, आपका कमेंट एक्सपेक्ट करो। जय माता दी प्रकाश भाई, जय माता दी। यस 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 सचिन भाई, जय माता दी। माता के भक्त है, वादों के सख्त है। यस दुर्वेश, जय माता दी। टाटा बाबा बोल दो आप सब लोग। शब्बा खैर, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। आनंद आ गया सर, मेरे को भी आनंद आ गया। कल शुरू में क्विक रिवीजन लूंगा अभी तक के डिस्कशन का, और हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। आपका टास्क मैंने आपको दे दिया है। बाय बाय। आए ना।